मेरी शादी मेरी बहन के 38 साल के जेठ से हो गई, जिसकी पहली बीवी मर चुकी थी। मैं 17 साल की थी, मेरे ब्रिज बहुत छोटे-छोटे थे। शादी की पहली रात शौहर मेरे करीब होने लगा और उसका हाथ मेरे जिस्म पर लगा तो वो गुस्से से पीछे हुआ। कहने लगा, तुम मर्द जैसी हो, तुम्हारे पास औरतों वाली खूबसूरती नहीं है, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। फिर एक दिन मैं डॉक्टर के पास चली गई। फिर इस डॉक्टर ने मेरे सीने को, मेरा नाम मलाइका है। वैसे तो मेरी रंगत बिल्कुल साफ़ सुथरी और गोरी चिट्ठी थी, नैन नक्श भी बड़े थे, लेकिन मैं दुबली पतली थी। बचपन से ही मुझे लड़कों के साथ खेलने कूदने का बड़ा शौक था। अक्सर मैं गली मोहल्ले में लड़कों के साथ ही खेलते हुए नज़र आती थी। घर में सबसे छोटी थी, इसलिए माँ बाप का लाड प्यार मेरे साथ कुछ ज़्यादा ही था। मुझसे बड़ी 3 बहनें थीं जो कि शादीशुदा थी। मेरा वक्त ज़्यादातर लड़कों के साथ ही गुजरता था, इसलिए मेरा पहनना भी ऐसा ही था। मैं लड़कों की तरह ही जीन्स पहनती थी, सिर पर कैप लगाए रखती थी। क्रिकेट, बैडमिंटन, फुटबॉल ये सब मेरे पसंदीदा खेल थे। मुझे तो पता ही नहीं चला कब वक्त गुजरने लगा और मैं 17 साल की दहलीज भी पार कर चुकी थी। मैं 17 साल की हुई तो मेरी माँ ने मुझे ज़बरदस्ती घर पर बिठाना शुरू कर दिया। कहने लगी, लड़की हो तुम घर पर रहो, शर्म नहीं आती, इतनी बड़ी हो गई और अभी तक मोहल्ले के लड़कों के साथ खेलती हो। अपने आप को देखो, नंगे पाँव खेलकर तुम्हारे पाँव कितने बड़े हो गए हैं। मुझे तो लगता है तुम्हारे नाप का चप्पल भी मुश्किल से मिला करेगा। मर्दों की चप्पल लाकर देनी पड़ेगी तुम्हें। मैं शुरू से ही लापरवाह थी। माँ की ये बात ये कान से सुनकर दूसरे कान से उड़ा देती थी। माँ के ताने सुनने के बाद मेरा ध्यान बाहर खेलने जाने वाले क्रिकेट मैच की तरफ था। मैंने माँ की मिन्नतें की, बस आखिरी बार खेलने दो, लेकिन वह नहीं मानी। मेरा जाना बिल्कुल बंद कर दिया गया। बस अब मैं छत पर जाकर पतंग उड़ा लिया करती थी या बराबर वाली अली की छत पर जाकर उसके पास माँ की शिकायतें लगा लेती थी कि मुझे माँ ने घर में कैदी बना कर रख दिया। मेरा उठना बैठना चाल ढाल सब लड़कों जैसा था, तो वह मुझे मुस्कुरा कर देख कर कहता, कोई बात नहीं मलिका, अब तुम बड़ी भी हो गई हो, अब घर पर रहा करो। अली तो उल्टा मुझे ही समझाने लगता। अक्सर मैं इसी से उसकी शर्ट लेकर पहना करती थी। बेशक मैं लड़कों के साथ खेल कूद कर बड़ी हुई थी, लेकिन मोहल्ले के लड़कों ने कभी मेरे साथ कोई गलत हरकत पार नहीं की और इसकी वजह शायद अली था, जो कि हर जगह मेरा मुहाफिज बनकर मेरे साथ रहता था। माँ के बहुत से काम भी कर दिया करता था, क्योंकि हमारा कोई भाई नहीं था। पापा परदेश में रहते थे, 1 साल बाद ही आते थे। जैसे ही मैंने मुकम्मल की तो मेरी बहन की सास ने मेरा रिश्ता अपने बड़े बेटे के लिए मांग लिया। मैं 17 साल की थी जब मुल्तान से मेरी बहन की सास ने अपने बड़े बेटे का रिश्ता मेरे लिए मांगा था, लेकिन जब मुझे मालूम हुआ तो मैंने माँ से साफ कह दिया कि मैं आपको छोड़कर दूसरे शहर नहीं जाऊंगी, और वे तो आपके जेठ हैं, मैं उनसे शादी नहीं करूंगी, मुझे उनसे शादी नहीं करनी, मुझे अपने पास ही रख लो, मुझे किसी से भी शादी नहीं करनी। माँ कहने लगी, तुम्हारी जो हरकतें मैं तुम्हें अपने पास रखकर और जलील नहीं होना चाहती, और इतनी बड़ी हो गई हो और एक कप चाय बनानी भी नहीं आती। वैसे भी माँ तुम्हारी बड़ी बहन है, वो तेरे सारे ऐब छुपा लेगी, और तुम तो जानती भी हो तुम्हारी बहन की सास कितनी अच्छी है, तुम दोनों बहनों को बहुत प्यार देगी। और ये मेरी माँ की सबसे बड़ी गलती थी। मैंने कहा, पर माँ अमजद जी तो इतने बड़े लगते हैं, मुझसे मैं नहीं करूँगी उनसे शादी वादी। मेरी माँ कहने लगी, बेटा वो ज़्यादा बड़े नहीं हैं, वो दिखने में बड़े लगते हैं। मैंने माँ की बात मान ली, मैं शादी के लिए तैयार हो गई। मेरी बहनें भी और उनके भाई अमजद दोनों की शादी एक साथ हुई थी, लेकिन मेरी आपी की जेठानी मार्केट गई हुई थी, वहीं उसे किसी गाड़ी ने टक्कर मारी, उनका सर फट चुका था, उनकी मौत वहीं पर हो चुकी थी। मैं खुश ही तो नहीं थी, लेकिन आंटी मेरी माँ की बचपन की सहेली थी, इसलिए माँ अमजद जी के रिश्ते के लिए आंटी से इनकार न कर पाई। खैर, मेरी शादी की तरफ कोई ध्यान नहीं था। अभी तक मेरा दिमाग बस खेल कूद में ही अटका रहता था। शादी से 3 दिन पहले तब भी मैं छुप कर बाहर निकल जाया करती थी। मेरी माँ मुझे ज़बरदस्ती घर में बंद कर देती और कहती, इस लड़की को चैन नहीं आ रहा है। अरे दुल्हन इस तरह शादी से पहले इधर उधर भागती फिरी तो उसके पर रंग रूप नहीं चढ़ता। और ये 3 दिन मैंने बड़ी मुश्किल में अपने घर में बैठकर काटे थे। आसमान पर पतंग उड़ाती और कश्ती देखकर मैं सीधी दौड़ छत की तरफ लगाती थी, ताकि वह कटने वाली पतंग मैं पकड़ लूं। खैर, मेरी शादी का दिन आ गया। आज मेरी शादी है। दोपहर तक मेरी बारात आ चुकी थी। दिन के वक्त मेरी शादी हुई थी और रात की ट्रेन से ही वापसी का सफ़र भी शुरू हो गया था। बहनें भी और आप ही हम लोग
अलग बैठे थे। मैं और अमजद जी एक साथ थे। दुल्हन बनी घूंघट में ट्रेन में बैठी बहुत बोर हो रही थी। मेरा शौहर अमजद मुझे बार बार बड़ी गौर से देख रहा था। बहन के घर में ज़्यादा आना जाना नहीं करती थी। मेरा अपनी बहनों के यहाँ जाना ना जाने के बराबर था। लेकिन मेरी बहन की सास जो कि मेरी माँ की दोस्त थी, इसलिए बीच बीच में हमसे मिलने आ जाया करती थी। हफ्ता 10 दिन रहकर वापस जाती थी। मुझे ज़्यादा मतलब नहीं था ना बहनों से ना ही मेरी माँ की सहेली से, इसलिए मुझे आंटी के रवैये के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं था और ना ही अपने शौहर अमजद जी के बारे में। बेशक मेरा सारा बचपन लड़कों के साथ खेल कूद कर गुजरा था, लेकिन जिन नज़रों से वो मुझे देख रहे थे और जो उलझन मुझे उसकी नज़रों में हो रही थी, ऐसी कभी मुझे इन लड़कों से नहीं हुई थी जिनके साथ मैं बचपन में खेलती चली आ रही थी। वे मेरे बहुत करीब बैठा था। एक तो पहली बार मैं ट्रेन का सफ़र कर रही थी और फिर वह भी इस भारी दुल्हन के जोड़े में। मैंने तो आज तक शलवार कमीज़ भी ढंग से नहीं पहनी थी, जीन्स शर्ट पहनती थी या फिर टी शर्ट में घूमती रहती थी। इस वक्त इस दुल्हन के भारी लहंगे में मुझे सख्त उलझन महसूस हो रही थी। बड़ी मुश्किल से मैंने 16 से 17 घंटे का ये सफ़र अपने इस भारी लहंगे के साथ गुजारा था। रात को सोने से पहले ज़ेवरात उतार कर दिए। मुल्तान पहुंचने के बाद मेरी सास मेरी बहन को कहने लगी, इसका सारा हुलिया ठीक करो, कमरे में ले जाकर अच्छे से मेकअप वगैरह कर दो, इस कमरे में बिठा दो। मेरी आपी मेरा लहंगा घूंघट सही करके मुझे पलंग पर बिठा कर चली गई। मैं बहुत घबरा रही थी। आपी ये कहने लगी, मलाइका घबराओ मत, मैं जा रही हूँ, आराम करना। मैंने कहा ठीक है चली जाओ। मैं थकान से और नींद से बेहाल थी क्योंकि ट्रेन में मुझे ठीक से नींद नहीं आई थी। मैं हमेशा नींद की बड़ी पक्की थी। जब भी मुझे नींद आती थी मैं चाहकर भी खुद को जगा नहीं पाती थी, इसलिए अपने शौहर के कमरे में आने का इंतज़ार भी मैंने नहीं किया। तकिए पर सिर रखकर मैं सो गई। अचानक से आधी रात को वक्त मेरी आँख खुली। देखा अमजद सोफे पर तकिया रखकर सो रहा था। ये देखकर मुझे बड़ी शर्मिंदगी सी हुई थी। मुझे इसका इंतज़ार करना चाहिए था। खैर मैंने घड़ी पर नज़र दौड़ाई तो रात के 2 बज रहे थे। मुझे बहुत भूख लग रही थी। मुझे नाश्ता करा के मेरी बहन ने मुझे कमरे में बिठा दिया था और मैं कमरे में आते ही सो गई थी। मैं उठकर कमरे से बाहर जाना चाहती थी ताकि अपने खाने पीने का कोई जुगाड़ लगा, लेकिन जैसे ही मैंने बेड के नीचे पाँव रखा, ना जाने नीचे क्या था कि मेरा पैर उससे टकरा गया और मैं गिरते गिरते बची थी। लेकिन मेरे मुंह से एक चीख निकल गई और मैं जल्दी ही संभल भी गई। गिरने से तो बच गई थी, लेकिन चीख की आवाज़ सुनकर अमजद की आंख ज़रूर खुल गई। अमजद मुझे जागता देखकर मुस्कुराता हुआ उठकर मेरे पास आ गया। अपना तकिया भी बेड पर रखा। बेशक उनका मेरे घर आना जाना था, लेकिन मुझे कभी उनसे कोई मतलब नहीं था। अब अमजद मेरे लिए बिल्कुल अनजान था। वो मेरे पास आकर बैठ गया, कहने लगा, हो गई नींद पूरी? कितना जगाया मैंने तुम्हें, लेकिन तुम इतनी गहरी नींद में थी कि जागने का नाम ही नहीं ले रही थी। तुम तो घोड़े बेचकर ऐसी सो चुकी थी कि उठने का नाम ही नहीं लिया। मैंने कहा कि आई एम सॉरी, शायद सफ़र की वजह से बहुत थक गई थी, इसलिए मुझे पता ही नहीं चला कि कब आँख लग गई। वो कहने लगा, हमने तुम्हें जगाने की कोशिश की थी, लेकिन नींद में ही तुमने साफ कह दिया था कि मुझे सोने दो। उसने गहरी सांस लेते हुए मुझे अजीब नज़रों से देखा। मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं लगा, लेकिन ऐसा मुमकिन भी था क्योंकि गहरी नींद में जब माँ मुझे उठाती थी तो मैं उन्हें भी ऐसे ही कहती थी। इस वक्त मुझे काफ़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। मैं अभी यही सोच रही थी कि कैसे अमजद से ये कहूँ कि मुझे भूख लग रही है। तब उसने मेरा हाथ थाम लिया, कहने लगा, बेशक मेरा आना जाना तुम्हारे घर पर था, मिलना ना था, लेकिन मैं तुम्हें पहली बार देख रहा हूँ। मेरी माँ ने जब मुझसे तुम्हारे लिए पूछा तो मैंने अपना फ़ैसला माँ पर छोड़ दिया था, लेकिन फिर सोचने लगा पता नहीं तुम कैसी होगी, लेकिन तुम खूबसूरत हो। मुझे अपनी माँ के फ़ैसले पर कोई भी एतराज़ नहीं है, बल्कि खुश होंगी मेरी माँ ने इतनी खूबसूरत लड़की मेरे लिए चुनी है। ये कहकर उसने अपनी साइड टेबल की दराज से चैन निकाली और मुझे पहना दी। कुछ देर तक वह मेरी तारीफ़ करता रहा। मेरे लिए सब कुछ नया नया और बहुत ही अनोखा था, क्योंकि अब तक जिन लड़कों के साथ मैं खेला करती थी वह मुझे लड़का ही समझा करते थे, कभी मुझसे ऐसे बातें नहीं करते थे। इसलिए अमजद जी के मुँह से अपनी तारीफ़ सुनकर मुझे अच्छा लग रहा था। उसका मेरे चेहरे को छूना, धीमे लफ्ज़ों से बात करना, सब कुछ दिल फरेब सा लग रहा था। लेकिन अचानक से मैं मेरे हाथ देखकर चुप सा हो गया,
कहने लगा तुम्हारे हाथ इतने मोटे और बड़े क्यों हैं, लड़कियों के हाथ जैसे खूबसूरत क्यों नहीं हैं। उसने मेरे हाथों को छोड़ दिया। कहने लगा मुझे लड़कियों में मर्दाना झलक बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। मैंने अपने हाथ गौर से देखे, शायद मुझे लड़कियों की तरह नाखून बढ़ाने का शौक नहीं था। अपने हाथों की करने का मुझे कोई परवाह ना थी, इसलिए मेरे हाथ बड़े रूखे थे। हर वक्त लड़कों वाले खेल खेल कर मोटे से हो गए थे। वो बेड से उठकर अलमारी के पास चला गया। अलमारी खोलकर उसने एक रेड कलर का ड्रेस मुझे थमा दिया। कहने लगा जाओ इसे पहन कर आओ। मैं खुद भी इस भारी कपड़ों से तंग आ चुकी थी, इसलिए मैंने शुक्र किया। लेकिन जैसे ही वॉशमेट बहुत ही बारीक सी नेट थी, लेकिन मैंने शर्माते हुए पहन ली। उसे पहनते हुए मैं बेहद नर्वस हुई थी। मैं कमरे में आई तो सामने अमजद हाथ में परफ्यूम की बोतल पकड़े खुद पर स्प्रे कर रहा था। मुझे देखकर मुस्कुराता हुआ मेरे पास आ गया, मुझ पर स्प्रे करने लगा। कहने लगा मुझे इस परफ्यूम की खुशबू बहुत पसंद है। ये कहकर वह मुझे अपने आप से लगाए बेड पर ले आया। मुझसे प्यार भरी बातें करने लगा। उसकी नज़रें मेरे पूरे जिस्म पर घूम रही थी और मैं बेहद शर्मा रही थी, क्योंकि ऐसी नज़रों से मेरा पहली बार सामना हो रहा था। कुछ ही देर में उसने मुझे अपने आगोश में समेट लिया। उसके हाथ मेरे जिस्म के हर हिस्से के सफ़र कर रहे थे, लेकिन मेरे ब्रिज पर जाकर हाथ रुक गए। फिर अचानक ही मुझसे एकदम पीछे हटा। उसके चेहरे का रंग एकदम बदल गया। मैं समझ नहीं पा रही थी उसे क्या हुआ है। वह फ़ौरन कमरे से बाहर निकल गया। मैं काफ़ी देर तक इंतज़ार करती रही, लेकिन वह वापस कमरे में नहीं आए। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। अभी कुछ देर पहले तो बहुत कुछ था, पता नहीं ऐसा क्या हुआ। पूरी रात तक कमरे में नहीं आया। सुबह मैंने अपने कपड़े बदल लिए, कमरे से बाहर आ गई। मैंने देखा वह बाहर सोफ़े पर सो रहा था। मुझे हैरत हुई थी वह कमरे के बजाय बाहर सोफ़े पर क्यों सो रहा था। मैं जैसे उसके पास आई, वो मुझे देखकर मुंह फेरने लगा और फिर तो जैसे सिलसिला शुरू हो गया। मैं जितना उसके पास जाने की कोशिश करती, वह मुझसे उतना दूर भागता, वजह भी नहीं बताता था। शादी के बाद उसकी कुछ बातों ने मेरी दुनिया बदल दी, लेकिन पता नहीं क्यों वह मुझसे कतराने लगा। एक दिन मेरी आपी मेरे पास है, कहने लगी मलाइका अपना और अम्मी जी का ख्याल रखना। मैंने कहा कहाँ जा रही हो। आपी ने कहा तेरी बहन को कंपनी की तरफ से कॉल आई तो जाना ही होगा। मैंने बड़ी उदासी से उनको कहा ठीक है। दरअसल मेरी बहन भी दुबई में काम करती थी और आपी भी उन्हीं के साथ दुबई में रहती थी, छुट्टियों में यहाँ आया करती थी। खैर काफ़ी दिन गुजर गए थे, लेकिन अमजद का रवैया मुझसे नहीं बदला था। एक बार मैं तंग आकर उसके सामने खड़ी हो गई। मैंने कहा अमजद आप मुझसे बात क्यों नहीं करते, क्यों मुझसे दूर दूर रहते हैं। तो वह कहने लगा तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मुझे अगर पता होता कि तुम ऐसी हो तो मैं कभी भी तुमसे शादी नहीं करता। मैं उसकी बात का मतलब नहीं समझी थी। मैंने कहा आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया। वह कहने लगा तुम्हारे अंदर तो लड़कियों जैसी कोई बात ही नहीं है, तुम तो मर्दों जैसी दिखती हो। तुम्हारी चाल ढाल और जिस्म की नाव तक मर्दों जैसी है। ये कहकर वह कमरे से बाहर निकल गया। शायद मैं ट्राउज़र टी शर्ट पहनती, इसलिए वह ऐसा कह रहा होगा, क्योंकि मुझे शुरू से ही ढीले ढाले कपड़े पहनने की आदत थी। अब मैंने अपने जहेज़ के कपड़े निकाले और उन्हें पहनना शुरू कर दिया और अपनी सास के साथ मिलकर उनकी पसंद का खाना बनाना भी सीख लिया। उनके सारे काम भी अपने हाथों से करने लगी। मैंने 2 महीने में ही खुद को एकदम बदल कर रख दिया था कि शायद अमजद का रवैया मुझसे ठीक हो जाए। वो तो हट्टी बन चुका था। रोज़ रात को देर से घर आता और सोफ़े पर लेट कर सो जाता। मैं उनकी मोहब्बत के लिए तड़प रही थी, उनकी मोहब्बत पाना चाहती थी। आखिर एक नेचुरल सी ख्वाहिश है, मेरी शादी हुई थी और वह मेरा शौहर था। एक बीवी होने के नाते मैं अपने शौहर के साथ वक्त गुजारना चाहती थी। पहले मैं जो हर चीज़ से लापरवाही दिखाती थी, अब अमजद की पसंद में ढल चुकी थी, अपनी पर्सनैलिटी तक खो चुकी थी। मैंने खुद को अमजद की पसंद में ढालने की हर मुमकिन कोशिश करके देख ली थी, लेकिन वह ऐसा था मुझसे बात भी नहीं करता था। एक रात में सो रही थी, मुझे चिल्लाकर बात करने की आवाज़ आने लगी और शोर से मेरी आँख खुली थी। मेरी सास और अमजद के आपस में बहुत बहस हो रही थी। मैंने कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर आई तो सास के कमरे की लाइट जल रही थी और कमरे से बहस करने की आवाज़ें आ रही थी। मैं कमरे तक पहुंच गई, लेकिन जो बात अमजद और मेरी सास के बीच हो रही थी वह सुनकर मेरे होश उड़ गए। अमजद अपनी माँ से कह रहा था कि वह शादी करना चाहता है और ये सुनकर तो मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकलती हुई महसूस हुई। मेरी सास कहने लगी खबरदार जो तुमने ये लफ्ज़ अपनी ज़बान से निकाला। अमजद कहने लगा मैं मलाइका के साथ नहीं रह सकता। मेरी सास कहने लगी क्यों, ऐसी कौन सी खराबी है इस बच्ची ने, तुम्हारी खातिर खुद को बदल कर रख दिया। खाना बनाती है, तुम्हारे सारे काम करती है, पूरे घर को इसने संभाल लिया, अपने पहन और चलने फिरने उठने बैठने तक का तरीका बदल दिया, और तुम हो कि इस पर सौतन लाकर बिठाओगे। वो कहने लगा मैं आपको नहीं बता सकता कि उसमें क्या कमी है। मैं क्या उसके साथ तो कोई भी ज़िंदगी नहीं गुजार सकता, मैं दूसरी शादी करूँगा।
मलाइका कहे तो मैं तलाक देने को भी तैयार हूँ और चाहे तो मेरे नाम के साथ ज़िंदगी गुजारती रहे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये कहकर वह कमरे से बाहर निकला तो मुझे देखकर रुक सा गया। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। वे मुझसे नज़र चुराते हुए कमरे में चले गए। मैं भी उनके पीछे कमरे में आ गई। मैंने कहा, आज मुझे बता ही दो अमजद की मुझ में ऐसी कौन सी कमी है जिसकी खातिर तुम दूसरी शादी करना चाहते हो। वे कहने लगा, खुद को आईने में देख लो, तुम्हें मालूम हो जाएगा कि तुम्हारे अंदर क्या कमी है। मैंने कहा कि वह तो मैं खुद को रोज़ देखती हूँ, मुझे नहीं पता, इंसान को हमेशा खुद अच्छा ही लगता है, लेकिन आप बताओ क्या बुराई है। मुझे कहने लगा, तुम्हारे अंदर औरतों वाली खूबसूरती नहीं है। अच्छे सूट पहनने से तुम्हारे जिस्म की खूबसूरती बदल नहीं जाएगी। कभी अकेले में शीशे के सामने खड़े होकर देखना, बिल्कुल सपाट जैसा सीना है। तुम्हारे पास आते हुए मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे मैं किसी मर्द के पास मौजूद हूँ और मुझे तुमसे घिन आती है। तुम्हारी संगत में मुझे घुटन का एहसास होता है। मुझे तुम्हें छूने से कुछ भी अच्छा महसूस नहीं होता और ना ही मेरे दिल के जज्बातों में कोई तूफान उठता है। तुम्हारे पास आने को जी नहीं चाहता। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। मैं तो उसकी बातें सुनकर बेजान सी होकर बैठ गई। औरतों की इससे बड़ी जिल्लत और बेइज्जती क्या हो सकती है। जिन लफ्ज़ों में अमजद ने मेरी की थी, जो कमी उसने मुझे बताई थी, उसमें मेरा कोई बस नहीं था। जो इंसल्ट उसने मेरी की थी, मैं पूरी रात रोती रही। अगले दिन मेरी सास ने मुझे कहा कि जब से तुम्हारी शादी हुई है तुम महके नहीं गई हो, तुम कुछ दिन के लिए अपनी माँ के घर चली जाओ। मैंने कहा, अम्मी जी, अगर मैं यहाँ से चली गई तो अमजद तो दूसरी शादी कर लेंगे। ये सुनकर मेरी सास कहने लगी, मैं उसे समझाऊंगी कि तुम उसके हर काम वक्त पर करके दे रही हो, इसलिए तुम्हें तुम्हारी कदर नहीं है। जब तुम यहाँ नहीं रहोगी तो वह खुद तुम्हारी कमी महसूस करेगा, फिर उसे तुम्हारी कदर होगी। मुझे अपनी सास की बात ठीक लगी थी। मैं वापस अपनी माँ के घर चली गई। मैं पूरे 7 महीने ससुराल में रही थी। मैं पूरी तरह बदल चुकी थी। जब मैं घर आई तो अपनी माँ के साथ गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। मेरी माँ समझी कि मैं उनके दूर रहने की वजह से उदास हूँ, इसलिए रो रही हूँ। अभी मुझे आए हुए 1 घंटा ही हुआ था कि जब मोहल्ले के सारे लड़के जो मेरी ही उम्र के थे मुझसे मिलने आ गए, लेकिन मैं आज उनसे दूरी बनाकर मिल रही थी क्योंकि मेरी सोच बदल गई थी। इन लड़कों में एक लड़का अली भी था। मेरी सबसे ज़्यादा दोस्ती उसी के साथ थी। वो भी मुझसे मिलने आया था। मैं सबसे हंस हंस कर बातें कर रही थी, लेकिन दिल ही दिल में परेशान हो रही थी। मुझे अमजद की फिक्र सताई जा रही थी। सब बातें मुझसे कर रहे थे। ये अली था जो चुप था और लगातार मुझे देखे जा रहा था। जब सब चले गए तो वो मेरे पास आकर बैठ गया। कहने लगा, तुम्हें क्या हुआ है मलाइका, इतनी उदास क्यों हो। मैंने कहा, नहीं, मैं तो बहुत खुश हूँ। ये कहते हुए मेरे लफ्ज़ ना चाहते हुए भी नम हो गए। वह मेरे चेहरों की मेरी आंखों को बड़े गौर से देख रहा था। कहने लगा, नज़र आ रही है मुझे तुम्हारी खुशी। बचपन साथ गुजारा है, हम साथ खेले, साथ हंसे और साथ रोए भी हैं, इसलिए मुझसे झूठ मत बोलो। अगर अमजद ने तुम्हें कुछ कहा है तो बस तुम एक बार इशारा कर दो, फिर देखो कैसा ठीक करता हूँ। इसलिए अपनी नाक चढ़ाते हुए मुझसे कहा था। मैंने कहा, तमीज़ से बात करो, तुमसे बड़े हैं। वह कहने लगा, तुम्हारी आंखों में आंसू लाने वाला जो वजह बनेगा उसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। मैंने कहा, अली वे बहुत अच्छे हैं, अब मैं इससे क्या बताती। मेरी दोस्ती अली की बहन के साथ बचपन से ही बहुत अच्छी थी और शादीशुदा भी था। सोचा कि जाकर उससे मामला हल पूछती हूँ, शायद मेरी मदद कर दे। अगले दिन मैं अली के घर चली गई। अली इस वक्त अपने पापा के साथ उनकी दुकान पर जाया करता था। उनके अपने कपड़ों की कई दुकानें मार्केट में थी। वह अपने पापा के साथ मिलकर दुकानों को संभालता था, इसलिए शाम को ही घर लौटता था। मैं दोपहर के वक्त डर गई क्योंकि अगर अली घर पर होता तो मेरे सिर पर ही मंड जाता। मुझे देखकर अली की बहन बहुत खुश हुई। मुझसे मेरी शादीशुदा ज़िंदगी के बारे में पूछने लगी। मैंने उसे यही कहा कि अमजद बहुत अच्छे इंसान हैं और मैं बहुत खुश हूँ। फिर बातों ही बातों में उससे झिझक हुए वह सवाल ही पूछ लिया जो मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मसला बन गया था। वह मुझसे कहने लगी कि वह मुझे एक लेडी डॉक्टर के पास ले जाएगी जो इस मसले का इलाज करती है। मैं इस सुनकर खुश हो गई। मैं चाहती थी बिना किसी से कुछ कहे मेरे इस मसले का हल भी हो जाए, इसलिए मैं अगले ही दिन अली की बहन के साथ उस लेडी डॉक्टर के पास चली गई। उसने मुझे कुछ दवाइयाँ दे दी और अच्छी खुराक खाने के लिए भी कहने लगी। मैं घर वापस आई तो फ़ोन पर मेरी माँ मेरी सास से बात कर रही थी। मैंने माँ से फ़ोन ले लिया और खुद अपने सास से बात करने लगी। उसने अमजद के बारे में पूछने लगी। कहने लगी, मैं रोज़ उसे समझाने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन वो मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं उसे संभाल लूँगी। तुम बस अपनी सेहत का ख्याल रखो। मैं बहुत परेशान थी
लेडी डॉक्टर ने जो मुझे मेडिसिन दी थी वह मुझे खाना खाने के बाद खानी थी, लेकिन सास से बात करने के बाद जैसे ही मेरी भूख खत्म हो गई, मुझे लगा मेरे जाने के बाद अमजद को मेरी कमी महसूस हुई होगी, वो मुझे याद करता होगा, लेकिन वो तो अभी भी वैसा ही था। मैंने कुछ ही निवाले लिए और अपनी मेडिसिन खा ली। उसे खाने के बाद मुझे अजीब सी बेचैनी होने लगी, सीने में दर्द उठने लगा, मुझे अपना सीना भारी भारी लगने लगा। शायद मेरे मसले का हल यही हो सोचकर मैं वह दवा खाने लगी और उसे खाते ही मेरे पसीने छूटने लगे, मुझे घबराहट होने लगी, लेकिन उसकी खातिर मैं सब कर रही थी। एक बार मेरे नंबर पर अमजद की कॉल आ रही थी। जब मैं कराची आई थी, अमजद की कॉल आज पहली बार आई थी। मैंने फ़ौरन फ़ोन उठा लिया। मुझे लगा शायद वह मुझे याद कर रहा होगा, इसलिए फ़ोन किया होगा, लेकिन मैं कहने लगा, तुम जो खेल मेरे साथ खेल रही हो अच्छा नहीं कर रही हो। मेरी माँ मुझे तुम्हारी वजह से जायदाद से बेदखल कर रही है। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। पता नहीं तुम जैसी मर्दाना लड़की ने मेरी माँ पर क्या जादू कर दिया है कि सारे जहान की खूबियाँ बस तुम्हारे अंदर नज़र आती हैं। अगर तुम मेरे साथ रहना है तो अपना इलाज कराओ। मैं तुम्हें बस 15 दिन दे रहा हूँ, वरना तलाक दे दूंगा। मेरी माँ मुझे उसके बाद घर से बेदखल कर दे। ये कहकर उसने फ़ोन बंद कर दिया और मैं सुनकर रोने लगी। बार बार अमजद कह रहे थे कि मेरे साथ ये मत करो। जैसे ही फ़ोन बंद करके पलटी तो मेरे पीछे हाथ बांधे अली खड़ा था। उसे देखकर मैंने जल्दी से अपने आंसू साफ किए। कहने लगा, तुम्हारे शौहर का फ़ोन था? मैंने कहा हाँ। कहने लगा, क्या कह रहा था और रो क्यों रही हो? वो इस वक्त काफ़ी सीरियस अंदाज में मुझसे पूछ रहा था। मैंने कहा, तुमसे मतलब तुम क्यों हर वक्त मेरे सिर पर सवार रहते हो और बिना बताए मेरे कमरे में चले आते हो? तुम होते कौन हो मेरे कमरे में इस तरह बिना इजाज़त के आने वाले? जाओ निकलो। मैं उसे कुछ भी बताना नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने उससे बड़ी रूठ करके बात की। मेरा गुस्सा देखकर मुझसे कहने लगा, तुम छिपा नहीं सकती मुझसे कोई भी बात। मुझे अंदाज़ा है कि तुम्हारे शौहर का रवैया तुम्हारे साथ ठीक नहीं है। मैंने कहा, ये हम मियाँ बीवी के आपसी मामला है। तुम होते कौन हो मेरे बीच में बोलने वाले? खुदा के लिए मुझे अकेला छोड़ दो, जाओ यहाँ से। मैंने उसे धक्का देते हुए कमरे से बाहर निकाल दिया और कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया। सामने रखी अपनी मेडिसिन देखकर मुझे अमजद की बात याद आने लगी। मैंने 2 टैबलेट निकाले और एक साथ खा ली, क्योंकि मैं चाहती थी मेरे मसले का हल जल्द से जल्द हो जाए ताकि मेरा घर टूटने से बच सके। लेकिन मैं दवा खाते ही मुझ पर इस कदर घबराहट सवार हुई कि मेरी हालत बिगड़ने लगी। मेरी माँ मेरी हालत देखकर परेशान हो गई। मेरे पापा घर पर नहीं होते थे, बाकी सब अपने अपने घर के ही थे, इसलिए मेरी माँ ने अली को ही बुलाया और उसी के साथ लेकर मुझे हॉस्पिटल लेकर गए। 3 दिन तक जो मैं खाती थी मुझसे डाइजेस्ट नहीं हो रहा था। लेडी डॉक्टर ने जब मेरी हालत देखी तो कहने लगी, दवा बहुत तेज़ है और इसको साइड इफ़ेक्ट भी बहुत ज़्यादा है। मेडिसिन आपके गुर्दे को भी फेल कर सकती है। ऐसी दवाई और ऐसी जाली डॉक्टर के पास जाकर अपनी ज़िंदगी बर्बाद ना करें। फिर वो इस मेडिसिन के इस्तेमाल की वजह पूछने लगी। मैंने रोते हुए सारी बात बता दी। मेरी बात सुनकर वे कहने लगी, सब खुदा के हाथ में होता है कि वो इंसान को कैसा जिस्म देता है, बल्कि इंसान के हाथ में कुछ नहीं होता। अक्सर लड़कियों को ये मसला होता है, लेकिन जिन्हें औरत की इज्जत का कोई एहसास नहीं होता वे उनसे ऐसी बातें करते हैं। वक्त के साथ साथ ये मसला खुद ही दूर हो जाता है। अगर तुम्हारा शौहर तुम्हारे साथ होता, तुम्हारे साथ मियाँ बीवी वाला रिश्ता बनाता और तुम अपने खाने पीने का भी ध्यान रखती तो तुम्हारा जिस्म खुद ब खुद बनने लगता। और वैसे भी आप इतनी बुरी नहीं लगती। यकीनन आपका शौहर दिमागी मरीज़ है या बहुत ही घटिया सोच का मालिक है। मेरी माँ भी वही मौजूद थी। ये बातें सुनकर माथे पर बल डाली सिर झुकाए बैठी थी। घर आती अली ने मेरी माँ को मेरी मेडिसिन किस तरह इस्तेमाल करनी है समझाया और वापस चला गया। मेरी माँ मुझे कहने लगी, मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं रोने लगी। मैंने कहा, माँ मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। आप हमेशा मुझे कहती थी कि तुम्हें घर बसाने का ढंग नहीं आता, लेकिन सच कहती हूँ माँ, आपने आपको अमजद की खातिर बदल कर रख दिया। सारे काम सीख लिया। आप बेशक मेरी सास से पूछ ले, लेकिन फिर भी मुझसे कहता कि इसे मुझसे घिन आती है, मेरी संगत से उसका जी घबराता है। ये बातें औरत की रूह तक को घायल करके रख देती हैं। लेकिन मैंने ये सब सुनकर भी यही चाहा कि अमजद के दिल में मेरी जगह बन जाए, वो मुझे तलाक ना दे। मैं तलाक के नाम का दाग लगाना नहीं चाहती थी। मैं ये सब कहते हुए रोई जा रही थी। माँ की आंखों से भी आंसू बह रहे थे। अगले दिन मेरी माँ ने मेरी सास से बात वो खुद परेशान थी। कह रही थी, मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से मलाइका की ज़िंदगी ख़राब हो गई। अमजद की पहली बीवी के मरने के बाद अमजद ने कोठे पर जाना शुरू कर दिया था और मेरा बेटा एक तवाइफ की मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुका था। उसके साथ नाजायज़ रिश्ता बना लिया था। मैंने उसे अपनी कसम देकर मलाइका से शादी करवा दी, लेकिन उसे उस बाजारी औरत की आदत पड़ चुकी थी। इसलिए घर की शरीफ लड़की में जब वैसी आदत नज़र नहीं आई तो उसने मलाइका में ऐब निकालना शुरू कर दिया। मेरी सास मेरे पास है और खुद मुझे
अमजद से तलाक दिलवाई। कहने लगी वह मेरी बेटी के काबिल नहीं था, लेकिन मुझे मेरा यकीन उठ चुका था। अभी तलाक हुए 4 महीने हुए थे कि अली की माँ रिश्ता लेकर आई, लेकिन मैंने साफ मना कर दिया। एक मर्द से बड़ी गहरी चोट खाई थी, इसलिए किसी दूसरे पर नहीं करना चाहती थी। माँ ने मुझे बहुत समझाने की कोशिश की कि अली ऐसा नहीं है, लेकिन मैंने कहा कि मुझे शादी नहीं करनी। वो लोग मायूस होकर वापस जा चुके थे। कुछ दिन बाद मैं सहन में बैठी थी, जब एक बार सहन में आकर गिरी थी। बाहर लड़कों का शोर होने लगा। दरवाजे पर दस्तक हुई तो मैंने बॉल उठा ली। दरवाज़ा खोलकर अपनी बॉल वाला हाथ बाहर निकाला। मुझे लगा बॉल लेने के लिए दरवाज़ा बजाया गया है, लेकिन किसी ने बॉल के बजाय मेरा हाथ पकड़ा। बॉल मेरे हाथ से छूट गई। मैंने दरवाज़ा खोलकर देखा तो सामने अली खड़ा था। मेरा हाथ उसी ने पकड़ कर रखा था और शायद घर के अंदर आना चाहता था, लेकिन मैंने दरवाज़ा पूरा नहीं खोला। मैंने कहा, अली मेरा हाथ छोड़ो। वो कहने लगा, इनकार क्यों किया तुमने? मैंने कहा, इस ज़िंदगी मेरी मर्जी। वह दरवाजे को ढकेलकर अंदर आ गया। कहने लगा, बुराई क्या है मुझ में? इनकार की वजह बताओ। मैंने कहा, मुझे शादी ही नहीं करनी। वह पूछने लगा, क्यों? बहुत मोहब्बत है उस इंसान से जो तुम्हें उसकी याद में अपनी ज़िंदगी बर्बाद करना चाहती हो। वो मेरी आंखों में गुस्से से देखते हुए कह रहा था। मैंने कहा, नहीं है मुझे किसी से भी मोहब्बत नहीं है, समझो मर्दों से नफरत ही हो गई है। अब अपनी ज़िंदगी में किसी मर्द को शामिल करना ही नहीं चाहती। वह कहने लगा, इस आदमी की वजह से तुम्हें झूठे बहाने बना रही हो। आज भी तुम्हें अमजद से प्यार है, तभी इनकार किया है तुमने, वरना अपनी माँ के आंसू तुम्हें नजर आ जाते, अपनी बाप की झुकी हुई कमर तुम्हें याद आ जाती। ये चाहते हैं कि तुम्हारा घर बच जाए, लेकिन तुम्हें सिर्फ अमजद से प्यार है, इसी से अपनी सारी ज़िंदगी गुजारना चाहती हो। मैंने कहा, मुझे नहीं है उनसे मोहब्बत, क्यों समझ नहीं आता तुम्हें? वो कहने लगा, ठीक है, फिर इस बात का सबूत दो। मैं उसी हफ्ते में तुमसे शादी करने आ रहा हूँ। अगर तुमने मुझसे शादी कर ली तो मैं समझ जाऊँगा कि तुम्हें उससे नफरत है। अपने लिए ना सही, अपने माँ बाप की खुशी के लिए तुम्हें मुझसे शादी कर लेनी चाहिए। कहकर वह चला गया। मैंने अपने माँ बाप के बारे में सोचा ही नहीं था, जो मेरी गम की वजह से बेबस होने लगे थे। मैंने उसकी बात पर फिर कोई एतराज़ नहीं किया। जब चुपचाप मैंने अली से शादी कर ली, लेकिन जब अली के कमरे में आया तो मुझे अजीब सा डर महसूस होने लगा कि कहीं वह भी मेरे इन्हीं लफ्ज़ों से इंसल्ट ना करे जैसे अमजद ने की थी। जैसे ही वो मेरे पास आकर बैठा, मैं रोने लगी। वह कहने लगा, हर आदमी इतना गिरा हुआ नहीं होता। बचपन से तुम मुझे जानती हो क्या? तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारी इन कमियों को मैं तुम्हें बताऊं जिससे तुम्हारा कोई बस नहीं है? मैं हैरान थी कि इसे सब कैसे पता, हर बात की तरह मेरे दिल और दिमाग में आने वाले हर सवाल को कैसे जान जाता था। वह मेरा हाथ थाम कर कहने लगा, लेडी डॉक्टर की सारी बातें मैं सुन चुका था, और वो भी जो तुमने लेडी डॉक्टर को बताया था। तुम्हारी माँ और बाप से भी कह चुका था कि ऐसे घटिया से मलाइका को तलाक दिलवा दो। मैं सपनाना चाहता हूँ, इसलिए भूल जाओ सब कुछ जो हो चुका है। बस यही याद रखो कि तुमसे अली बचपन से मोहब्बत करता है। जिन दिनों तुम्हारी शादी अमजद से हुई थी, मैं दूसरे शहर में था। मुझे इस बात की खबर बाद में हुई थी, वरना कभी तुम्हारी शादी वहाँ होने ही ना देता। बात करते करते अली मेरी ज्वेलरी उतार चुका था, और जब उसने मुझे अपनी बाहों में भरा तो मेरे दिल में कोई नहीं था। सुकून से मैं अली के सीने से लग गई। मैं नहीं जानती थी कि मुझसे इतनी मोहब्बत करता है। शायद असल मोहब्बत यही थी जिसमें इंसान दूसरे की कमियां नहीं देखता। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? आज की वीडियो कहानी आपको कैसी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।